नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। अब से 12 घंटे बाद बिहार उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी विधानसभा सीट पर किसका जादू चला और किसको जनता ने नकार दिया, कल यह साफ हो जाएगा। कल का रिजल्ट यह भी साफ कर देगा कि बिहार की जनता का झुकाव किसकी तरफ है, एनडीए की तरफ या फिर इंडी अलायंस की ओर या फिर प्रशांत किशोर की ओर। यह भी साफ हो जाएगा। कल आने वाले नतीजों से यह भी साफ हो जाएगा कि जनता के मिजाज को कौन सा गठबंधन ज्यादा भांप रहा है और कौन जनता के मूड को समझने में फिलहाल नाकामयाब रहा है। क्योंकि यह उपचुनाव सिर्फ साल भर के लिए 4 सीटों पर विधायकों के चुनाव की प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि आईना है 2025 विधानसभा चुनाव का। फिलहाल 4 में से 3 जो सीटें हैं वो 2020 में इंडिया अलायंस के पास गई थी और 1 एनडीए के पास। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि बिहार उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता अरविंद निषाद जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी का पक्ष रखेंगे अरविंद कुमार। आरजेडी से अरुण यादव जी हमारे साथ होंगे, तो जन स्वराज से हमारे साथ सदफ इकबाल जी जुड़ रहे हैं। शुरुआत अरविंद निषाद जी आपसे, कल के नतीजों को लेकर कितना आश्वस्त? बहुत धन्यवाद। कल के नतीजों को लेकर के हम सकारात्मक हैं, और सकारात्मक इसलिए भी हैं कि मैं स्वयं बेलागंज में प्रवास किया था चुनाव प्रचार के क्रम में। तो बेलागंज में तो परिवर्तन की लहर चल ही रही है, साथ ही साथ 3 और अन्य क्षेत्रों में जहां एनडीए चुनाव लड़ रही है, उन सभी क्षेत्रों में हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि वहां से जो मिले फीडबैक के आधार पर मैं आपसे साझा कर रहा हूं, यह चुनाव वाकई में नीतीश कुमार जी की जो पिछले 19 वर्षों की जो कार्य बिहार में रहा है, लोगों की सहूलियतें देने का जो सिलसिला रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वायदे किए थे उन सभी वायदों को हर घर तक पहुंचाया है। आज बिहार एक बदलता हुआ बिहार के रूप में हम सभी के बीच है। आप देखिए किस प्रकार से बिहार में पहली बार एशिया हॉकी टीम का आयोजन हुआ, और उस आयोजन में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए खिताब अपने नाम हासिल किया। यह बदलते हुए स्वरूप और बदलते हुए बिहार की यह तस्वीर है। इसलिए हमको ऐसा महसूस होता है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले बिहार की जनता हम लोगों के खाते में इन 4 सीटों को देगी और तस्वीर साफ कर देगी कि आगे बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्ष के नेतागण, खासकर उसमें आरजेडी और अन्य ऐसे पार्टी के नेता जो रात के साथ साथ दिन में ख्वाब देखते रहते हैं। ख्वाब देखना लोकतंत्र में आज़ादी है, सबको हमारे पुरखे ने आज़ादी दिलाई है। उस आज़ाद हिंदुस्तान में सब कोई सपने देखने का अधिकार रखते हैं, और उसी सपने देखने के माध्यम से लोग मुख्यमंत्री अन्य कोई पद पर जाने के लिए ध्यान देते रहते हैं। ठीक है, अरुण यादव जी को भी चर्चा में लेकर आते हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। अरुण जी, आपको बता रहे हैं कि मुंगेरी लाल के आप हसीन सपने देख रहे हैं, और इस बार जो 3 सीटें आपके पास हैं शायद वो भी खो देंगे। ऐसा मेरा दावा नहीं है, ये जेडीयू का दावा है। संतोष जी, इतिहास गवाह है, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो एनडीए के लोग देख रहे हैं, जदयू के लोग देख रहे हैं। बेलागंज का भी इतिहास अगर देखेंगे तो 2090 से लेकर अब तक इन लोगों का सपना वहां पूरा नहीं हो पाया है। हर चुनाव में ये लोग दावे ठोकते हैं, कहते हैं मैं ही जीत रहा हूं। 34 साल से अधिक हो गया, वहां बेलागंज में भी वहां इन लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ है। रामगढ़ की भी बात करें तो 1985 से लेकर अभी तक सिर्फ 2015 का चुनाव छोड़ दीजिए, भूल चूक से भारतीय जनता पार्टी एक बार वहां चुनाव जीत गई, और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वहां भी एनडीए 3 नंबर की रही थी, और तरारी में भी एनडीए 3 नंबर की रही थी, और 3 सीट तो हमारी है ही, और 1 सीट हम लोग इमामगंज में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतते जीतते हार गए थे। और इस बार इमामगंज
कि महान जनता दिल खोल के हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। वो भी सीट इस बार जीत रहे हैं। मतलब 4 का 4 सीट इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व इस में बार ऐसा नहीं लग रहा है भारी कि बेलागंज में मतों थोड़ी से चुनाव जीत कर रही सकते है। हैं, जो आपका M22 समीकरण है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते? अरे भाई संतोष भाई, A to Z की बात करते हैं हम, MY की बात कहां है? और MY के सहारे हम पिछले 35 सालों से थोड़े चुनाव वहां जीतते आते। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी, इससे पहले भी लगातार आदरणीय नेता हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में वहां की महान जनता ने आस्था विश्वास व्यक्त करते आई है। हमें चिंता तो इन लोगों को करनी चाहिए। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे जदयू के अरविंद निषाद जी कि कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री जी की, पूरा मतलब काम पे मुहर लगाया है। वैकेंसी 2020 में ही तो बिहार की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया एनडीए को। और जनादेश भाई 4 नंबर में कैसे सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए, बेचैन मत होइए संतोष जी। अब किस तरह से मुख्यमंत्री बन रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है। जनादेश तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी को मिला था। शासनादेश के बल पर कैसे चुनाव जीते, कैसे सरकार बनाए, देश और प्रदेश की जनता जानती है। सुन लीजिए ना, उसी ट्रेनिंग के आधार पर ये लोग काम करते हैं, डिबेट में आते हैं। 2020 में 2020 में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। कौन नहीं जानता है कि 2020 में अरे भाई 4-5 एमएलए जीत कर आते, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। और किस तरीके से एनडीए ने शासनादेश के बल पर 2 दर्जन संतोष जी एमएलए चुनाव जीते हुए थे और इन लोगों ने षड्यंत्र करके हराने का काम किया। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,000 वोट कम आया। ये कहने की जरूरत है क्या? ये कहने की जरूरत है? अब देखिए बेचैनी, सच्चाई स्वीकार करिए। अरे जीवनदान तो नीतीश कुमार जी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय बात को रखिए, बात को रखेंगे तो जनता किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगी। दोनों ही मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी एक एक करके बात रखिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता को भी डिबेट में लेकर आना चाहता हूं। अरविंद कुमार जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद जी, आपका क्या समीकरण कह रहा है, आपका क्या गणित कह रहा है कि 4 जो उपचुनाव की सीटें हैं उनमें से बीजेपी मतलब एनडीए कितनी सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? संतोष जी, मैं पहले 2 बातें कहूंगा। पहले मैं उनकी बात का जवाब दूं जो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे। उन्होंने बड़ा एक शब्द का प्रयोग किया, गरीबों का मसीहा लालू जी। हमें नहीं लगता है कि गरीबों का मसीहा है, या कैसे हमारे राज्य में गरीबों के नाम पर लूट कर लोग अमीर बन जाते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण है हमारे माननीय लालू जी। अगर वो गरीबों का मसीहा था, गरीबों ने उनको वोट देकर इस देश की सर्वोच्च गद्दी पे बैठाया था, और अगर वो गरीबों के लिए काम करते तो आज हमें लगता है कि बिहार में उनको ये तमाम बातें आपने प्रचार के दौरान उपचुनाव में कही होंगी। हम उपचुनाव पर बात कर रहे हैं, आपका उपचुनाव को लेकर क्या? संतोष जी अभी आप आरजेडी प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मैं उनका सिर्फ 1 मिनट में जवाब देता हूं। तो ऐसे गरीबों का मसीहा वो हैं, या जो भाई नरेंद्र मोदी और हमारी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने जो हर गरीब के घर के झोपड़ी से लेकर मकान बनाने उनको दिया है, वो गरीबों के मसीहा हैं। मैं आता हूं आपकी बात पर जी, मैं आता हूं। अरुण जी, अभी आप दूसरे को चुप होने कह रहे थे, खुद भी थोड़ा शांति बनाए रखे। और रही चुनाव का, अब तो चुनाव का आखिरी दिन है, कल उसका निष्कर्ष आने वाला है। आज रात भर दिल थाम करके बैठे, और हमें लगता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने बिहार में काम किया है, बिहार में जो लोगों तक हम घर घर पहुंचे हैं, हमारे माननीय 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, हमारे अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हो, और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनके नेतृत्व में हम जो काम किए हैं लोगों तक पहुंचे हैं। चुनाव में जो हमारा प्रबंधन रहा है,
और लोगों का विश्वास जो देखने मिला है, खासकर महिलाओं का, युवाओं का, यूथ का, जिस तरह इस चुनाव में चारों विधानसभा में जो रुझान था, वो निश्चित तौर से हमें पूर्ण विश्वास है कि वो एनडीए के पक्ष में रिजल्ट आएगा और हम देश के साथ मिलकर बिहार को जिस रूप में जो बिहार बदला है और इसको और ऊपर की ओर ले जाना है, समृद्ध बिहार बनाना है। और देख रहे हैं कि हम आयोग ने खुलासा कर दिया है अरविंद जी, बिहार आपको परिणाम की बहुत चिंता होगा कि अरुण जी, इसलिए आप बीच में बोल रहे हैं। हमें परिणाम की चिंता के साथ साथ बिहार की भी चिंता है। अभी देखिए केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब आए, उन्होंने कोई जात पात पर भाषण नहीं आपकी तरह दिया, उन्होंने बिहार को एक सौगात दे के गया कि कैसे बिहार आगे बढ़े, बिहार मुख्यधारा से जुड़े, यहाँ का विकास कैसे हो। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का विजन आप देखिए, विश्व स्तरीय आपके राज्य में खेल का। और अरुण जी आप सुन ले, मैं अभी कुछ दिन पहले IIM अहमदाबाद गया हुआ था, जो देश का सर्वोच्च संस्थान है, वहां चर्चा का विषय बिहार था। बिहार किस रूप में एक दीवारू बिहार से बिहार के लोग कैसे बदल रहे हैं, सारी बातें आपने जनता के सामने रखी होंगी, तो जनता का रिस्पॉन्स जब कल मिलेगा तो उसमें यह तय हो जाएगा कि आप जितने दावे कर रहे हैं वो जनता उनको कितनी स्वीकृति देती है। बिल्कुल संतोष सदम इकबाल जी भी हमारे साथ है और वो जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता है और पहली बार एग्जाम है जन स्वराज पार्टी का, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहला एग्जाम है और रिजल्ट से पहले, चूंकि पहला रिजल्ट भी है आपका, तो धड़कनें थोड़ी सी बढ़ी हुई है। सदम इकबाल जी, देखिए, हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि चारों सीटों पर हम जीत रहे हैं और हमने जो काम किया है वो इन जितने भी पार्टियां हैं, जो पुरानी पार्टियां हैं, जो 30 साल 35 साल 40 साल पुरानी पार्टियां हैं, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके 2 अक्टूबर को जिसका गठन हुआ हो और 10-12 दिन के अंदर ही चुनाव का ऐलान हो गया और हम जो है चुनाव लड़ा, हमने बहुत मजबूती के साथ लड़ा। और जिस हमारा सबसे बड़ी बात कि अभी हम हमारी पार्टी बनी थी, हमारा संगठन तैयार नहीं था, हमारे जमीन पर कार्यकर्ता नहीं थे, उसके बावजूद जनसुराज की जब धमक पैदा हुई तो इनकी जो है हालत खराब हो गई। तमाम पार्टियां जितनी भी इनकी नींदें हालत खराब करने के लिए चुनावी मैदान में आए थे या फिर जीत की भी कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको कि आपके पास उतना बड़ा संगठन नहीं है, उसमें कार्यकर्ता नहीं है, उसके बावजूद आपने कुछ ऐसी धाक जमा दी हो जो सीटों में भी तब्दील हो जाए? लड़े हैं, हम जीत दर्ज कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आम जनता हमारी कार्यकर्ता बन गई। आपको हैरत होगी कि जब हम मैदान में उतरे चुनाव लड़ने के लिए तो आम जनता, आम लोग घर से निकल करके हमारे कारवां के साथ हो गए और इतनी ज्यादा बेचैनी थी इनके अंदर बदलने की। ये पूरे सिस्टम को ये जनते जो ध्वस्त करके इन तमाम पार्टियों ने रखा है, चाहे नीतीश जी हो चाहे लालू जी हो, इनका कार्यकाल आप उठा करके देखिएगा तो सिवाय काले अक्षरों के कुछ नजर नहीं आएगा। जनसुराज जब आया है तो लोगों को बदलाव की आहट नजर आने लगी है, लोगों को नजर आने लगा कि एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति। प्रशांत किशोर जी तो जेडीयू के साथ रहे हैं, उनके लिए रणनीति बनाई है उन्होंने। जी, प्रशांत किशोर जी तो जेडीयू के साथ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के लिए तो रणनीति बनाई है उन्होंने। प्रशांत किशोर जी जिसके साथ रहे उसको जीत दिलाई और जब आज प्रशांत किशोर जी जनता के लिए रणनीतिकार बन गए हैं, जनता की पार्टी बनाई है, जब जनता को जगाया है कि अब तुम पार्टी बनाओ और तुम जब आओगे सत्ता में तभी ये सारे लोग बाहर होंगे, तब से इनकी हालत खराब हो गई है। आपने देखा बेलागंज में जो है लालू जी को वहां पहुंचना पड़ा, इससे पता चलता है कि किस तरह से जो है इनके यहाँ बेचैनी है। और MY समीकरण जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे A to Z समीकरण की, आप A to Z समीकरण की क्या बात कर रहे हैं? आपका जो है जिस दिन M आपका यहाँ से खिसका है आपकी हालत खराब है। बेलागंज में आपने सेमारी करने की कोशिश की, आपने अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया बेलागंज में। नहीं, देखिए सब प्रशांत किशोर जी समाज के तमाम वर्गों को लेकर चलने की बात करते हैं, तो मुस्लिम जो मुसलमान है तो समाज से बाहर तो नहीं है, वो भी समाज का हिस्सा है और 19% उनकी आबादी है, तो जाहिर सी बात है कि उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार भी है, उन्होंने देखा कि वहां पर कोई इस तरह का प्रत्याशी नहीं है तो उन्होंने बड़ा दाव भी खेल दिया। देखिए हम ये जो है बात जो हम कर रहे हैं, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है यहाँ गरीबी से, बिहार की बदहाली से। आपकी लड़ाई विचारधारा से है और उसी विचारधारा के जो प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी, उनको एक बार चर्चाओं में लेकर आते हैं फिर से। अरविंद जी,
विचारधारा पे हमने ये जंग लड़ी है और बहुत मजबूती के साथ लड़ी है और हम चारों सीटों पर जीत रहे ऐसा हैं। है कि जब ये जनसुराज पार्टी अपना पार्टी का जिस दिन ऐलान कर रहे थे जी, उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि हम वैसे जो यूएस में चुनाव लड़ाने की प्रणाली है, जनता के द्वारा कैंडिडेट चुना जाता है, तो पहली बार ये चुनाव लड़ने गए और बेलागंज में खिलाफत हुसैन साहब को उम्मीदवार बनाए और खिलाफत हुसैन साहब के खिलाफ वहाँ की जनता ने जो नारे लगाए, तो उससे घबरा कर डर करके खिलाफत हुसैन को मैदान से वापस कर दिया और मोहम्मद अफजल साहब को वहाँ चुनाव मैदान में उतार दिया। अब ये कैसे रणनीतिकार हैं कि जनरल एसके सिंह साहब को दिल्ली से बुला लिया और मालूम ही नहीं चला इनको कि जनरल एसके सिंह साहब का यहाँ मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। कैसे कैसे ये रणनीतिकार इस चुनाव में कैसे ये तो मतलब आपको जनसुराज बहुत बड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कुछ उलटफेर कर जाएगी या आपकी जमीन को थोड़ा बहुत खिसका देगी, आपको वोटों का नुकसान कर देगी? नहीं 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 सुना जाए। ये तो सवाल यह है ना कि अभी ये जिस वायदे के साथ चुनाव में ये जा रहे थे, तो ये पहले ही अवसर में तो टाई फिस कर गए, पहले ही परीक्षा में फेल कर गए। जनरल एसके ठीक है अरविंद जी, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं कि आप 4 में से कितनी सीटें इस समय एनडीए को जीतते हुए देख रहे हैं और किस पर ज्यादा टफ फाइट देख रहे हैं? राजनीति में जिनका कोई मतलब नहीं था, उनको उन्होंने मैदान में उतारा। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब को उनको उन्होंने बेइज्जत कर दिया और बेइज्जत करके चुनावी मैदान से उनको हटाने का काम किया। तो जनसुराज जो बदलाव की बात करती थी, जनसुराज जो एक दावा करती थी, अपने सभी दावा में फेल कर गई और सिर्फ चुनाव कैसे लड़ना है, जितना है, कैसे रणनीति बनाना है, कैसे मतदाता सूची में नाम है नहीं है, कैसे हमको मीडिया में बने रहना है, मीडिया की डार्लिंग कहलाना है, इसके लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आरजेडी प्रवक्ता को भी चर्चाओं में लेकर आता हूं। अरुण यादव जी, आप जो 4 विधानसभा सीटों में से हैं, 3 पर तो आप लड़ रहे हैं, चौथे पर सीपीआई एमएल के जो प्रत्याशी है वो मैदान में है, यानी कि 4 में से आप कितनी सीटें ऐसी हैं कि जो आप क्लियरली जीतते हुए देख रहे हैं और किस पर ऐसा मान रहे हैं कि टफ फाइट है? देखिए संतोष जी, ये जो अभी बैठे हुए हैं डिबेट में 3 दल के प्रवक्ता, ये तीनों जो है ना एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और कल जब रिजल्ट आएगा ना, इन लोगों का होश उड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2 जगह लड़ रही है, ये 3 नंबर के लिए लड़ रही है। पिछले चुनाव में भी 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ और तरारी 3 नंबर पे रही है। हमें लगता है इस बार 4 नंबर पर रहेगी। अच्छा, एक तरफा लड़ाई कहीं कुछ है ही नहीं। जनसुराज को थोड़ा से आपने मार्क्स तो दिए, थोड़ा सा चैलेंज तो मारा जनसुराज का आपने। 4 का 4 नहीं, 4 का 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी। ये लोग कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे पास की कमी है। मैं जरा बीजेपी प्रवक्ता को भी चर्चाओं में लेकर आता हूं। आप 4 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं अरविंद कुमार जी, आप कह रही है कि आप 3 नंबर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जुमले हमारी जो निगाह है वो बिहार के विकास पर है और अरुण जी का निगाह है कि कैसे हम कुर्सी प्राप्त करें। इनका एकमात्र उद्देश्य कुर्सी प्राप्त करना है, लेकिन रिजल्ट कल आएगा और मुझे ये पूर्ण विश्वास है इनके बड़बोलेपन की जनता जवाब दे चुकी है और आज भी जनता इनको जवाब देने के तैयार है और कल रिजल्ट आएगा, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या है। हमें भरोसा है जनता का जो भी मैंडेट होगा वो हमें सिर माथे पे रहेगा, हम स्वीकार करेंगे। एक दिन रात भर की तो बात है, चैन से सोए, इतने उतावले क्यों हैं? अरे आरजेडी को तो सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के बाद भ्रष्टाचार। आखिरी कमेंट में सदर इकबाल जी से लूंगा कि आप जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कितनी पर ऐसा लग रहा है कि जनसुराज बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और ऐसी कौन सी सीट है जिस पर आपको थोड़ी सी ऐसा लग रहा कि इस पर हम थोड़ी और मेहनत कर लेते तो रिजल्ट हमारा अच्छा हो सकता था? आखिरी कमेंट आपका, फिर मुझे अपनी जो डिबेट है वो खत्म करनी है। मैं आपको बता रही हूँ, दावे के साथ बोल रही हूँ कि कल जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत चौंकाने वाला है और हम चारों सीटों पर जो है निहायत
और हम चारों सीटों जीतने वाले हैं। तो ये आप लिख लीजिए कि हम चारों ठीक है, चारों सीटें जन स्वराज दावा कर रही है कि वो जीतने वाली है। बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो ये कह रहा है कि एनडीए इतिहास रचते हुए चारों सीटों पर कब्जा करेगा और आरजेडी ये कह रही है कि वो अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगे। 24 घंटे का समय बचा हुआ है। 24 घंटे बाद जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने इस बार किसको गले लगाया है और किसको सबक सिखाया। बहस बिहार की में आज फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहस बिहार की में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।